Hello friends, welcome to our NABARD Grade A ESI Phase 1 question series. This is a part 1 or we can say part A. In this lecture series I am going to cover the previous year questions asked in the NABARD Grade A examination. तो ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ होने वाला है नाबार्ड ग्रेड ए का ESI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, उसमें का ये पार्ट ए है और आज के लेक्चर में हम नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अभी हमारे पास जो जो अवेलेबल है आई थिंक 2020 का अवेलेबल है, 19 का है, 18 का है। तो जितने प्रीवियस 2-3 एग्ज़ाम हुए उसके क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको क्या ना एक हिंट मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट तो नहीं होने वाले, क्योंकि क्या होता है कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके 1-1.5 साल पहले का जो डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सेक्टर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी अगर मान लो कुछ स्कीम है, जैसे अगर आप देखेंगे नरेगा स्कीम है, ये थोड़ी पुरानी स्कीम है, यानी कि नियर अबाउट 10 साल से ज़्यादा इसको हो चुका है टाइम, लेकिन अभी भी वो रिलेवेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी स्कीम पुरानी है, ये भी रिलेवेंट है। तो जो जो स्कीम्स आज के दिन में रिलेवेंट है उसके बारे में एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे 2020 के ESI का जो फेज़ 1 हुआ है, उसके बाद हम फेज़ 2 वाले भी क्वेश्चन लेंगे। लेकिन फेज़ 1 में जो क्वेश्चन आए थे मेमोरी बेस जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर्स क्या है, और इससे आपको मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि अगला जो नाबार्ड का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है उसमें आपको कैसा अप्रोच रखना चाहिए। तो ये था। अभी अगर आप आई एग्ज़ाम बी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम बी के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसके नाबार्ड के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले, अभी भी वो न्यूज़ में आता है, विच एम्स टू expeditiously improve the socio-economic status of 117 districts from across 28 states is a flagship program of which of the following ministry। ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको लग सकता है कि नीति आयोग में या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली प्रोग्राम था ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। और ये जो न्यूज़ है हमने हमारा जो नोट्स है एग्ज़ाम बी का उस पर हमने कवर किया था। तो स्टडी नोट्स नीति आयोग, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इवेल्युएशन ऑफ अ पॉपुलर रिसर्च सेंटर्स रिफॉर्म्स इन द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हेल्थ आउटकम इंडेक्स। तो ये काफ़ी अलग अलग वर्टिकल्स थे, उसमें से क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो ये सारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ये नीति आयोग के अंडर ही बना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। The next question is related to PMGSY. PMGSY is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The phase 3 of PMGSY, which aims at consolidation of 1,25,000 kilometers through routes and major rural links that connect habitations to Gramin agriculture markets. ठीक है, Gramin agriculture markets, higher secondary schools and hospitals is for the period of 2019 अगर यहाँ पे देखेंगे ना आप तो जनरल एक अगर आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से बात करेंगे तो कोई भी जो मेजर प्रोग्राम होता है ना उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। तो उस एंगल से भी आप सोच सकते हो, अगर आप इसमें 5 साल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2024-2025। ठीक है, मतलब अगर आपको पता है एग्जैक्टली, कभी कभी 3 साल भी हो सकता है, अगर एग्जैक्टली पता है तो आप वो मार्क कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तो इस टाइप का लॉजिक कभी कभी वर्कआउट हो सकता है, मतलब एवरी टाइम नहीं होगा, लेकिन आपको अगर आ ही नहीं रहा है और आपको कुछ गेस करना है तो दिस इज़ लाइक अ गुड वे। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज विल बी फॉर 5 years टिल 2024-2025 तक। ठीक है, 2024-25 तक ये है। तो मैक्सिमम तो गवर्नमेंट स्कीम से आप पढ़ ही लेते हो, लेकिन कभी कभी उस टाइप का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए ऐसा जो हम बोलते हैं ना कि एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग होता है, कभी कभी लॉजिक होता है। तो जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उतना आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कभी कभी विदाउट नोइंग द आंसर यू कैन गेस द आंसर एग्जैक्टली। ठीक है, या
तो क्वेश्चन नंबर 123, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग फॉर 2020 हेल्ड इन डेवोस, ठीक है, इसमें क्या उसका ये थीम था, अगर आपने वो पढ़ा होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पर क्या है, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। ये डेवोस कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में, और आपको पता है एवरी ईयर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होता है डेवोस में। तो अगर आपको आगे भी इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो जीए में भी आ सकता है, ठीक है, जो नाबार्ड का आपको पता है जीए भी सेक्शन है, उसमें भी आ सकता है, या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों जगह पे रिलेवेंट है। यूनाइटेड नेशंस लोअर्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया टू मतलब क्या है, कितना किया, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है बाय, मतलब कितने से कम किया और कितना किया, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जैसे मान लो 8% से 5% हो गया, तो इसको कहेंगे लोअर टू 5%, एंड लोअर बाय करेंगे तो इसमें बाय 3% करेंगे तो फिर वो 8 से लेके 5 हो जाएगा। तो कभी कभी ये जो वर्ड होता है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के जब आप क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना, तो ये क्या होता है ना, एवरी 2 महीने के बाद, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स, देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द ग्रोथ फोरकास्टिंग। तो आपको क्या करना है, एवरी टाइम नहीं पढ़ना है वो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि हर 2-2 3-3 महीने में अगर चेंज होगा तो आपको वो याद रखने में मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना है, आपकी कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है मेंस का, या नाबार्ड का एग्ज़ाम है, या आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम है, तो आपको बस ऐसा टेबल देखना है कि एक देख के रखना कि मैं इसमें से पढ़ूंगा। तो एग्ज़ाम के पहले 1 हफ्ते के पहले आप इसको बस रिवाइज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या है ना, आपको इतना सारा डेटा उसको कंटिन्यूसली चेंज करने का, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बीच बीच में ऐसे भी बताते जाऊंगा कि इस टाइप का अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे प्रोसेस करने का है, कब रीड करना है, कब रीड नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ही आपको आंसर आएगा। विदाउट रीडिंग दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट गेस, ठीक है, वो फिर बहुत ही वाइल्ड गेस हो जाएगा। और आपको पता है 5 ऑप्शन है, तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है, यानी कि सिर्फ 20% उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है। तो इसका आंसर है यहाँ पर 5.7%। तो हमने ये नोट्स में कवर किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डेवोस में। जो कुछ भी होता है, हर मतलब 2-3 एग्ज़ाम के बीच में एक एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है डेवोस से रिलेटेड। कभी कभी आई थिंक एक बार भी आया, आई थिंक एक टाइम भी आया था वो क्वेश्चन कि डेवोस कौन से कंट्री में है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये थोड़ा सा हम कहें कि हाइयर लेवल का है। हाइयर लेवल का क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न बिहाइंड IMF's लोअरिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2019 एंड 20। मतलब पहला वाला क्वेश्चन था वो तो ऐसा है, वो फैक्चुअल है कि उसमें सिर्फ ये पूछा है कि कितना परसेंट कम हुआ है, ठीक है, कितने परसेंट हुआ है, यानी कि 5.7% हुआ है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसके पीछे के रीजंस पूछे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा डीप स्टडी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर, और जनरली ऐसा होता है ना, वहाँ पर अगर ऑल ऑफ द अबव होगा तो वो आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए है ना, तो ये तीनों इंडिविजुअली, मतलब ये बराबर आने का या ये बराबर आने का या ये बराबर आने का चांसेस कम होता है। आंसर ये या ये दोनों में से एक होता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। कभी भी आप देख लीजिए कि ऑल ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन होता है तो वो ज़्यादा बराबर आने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज शेडो बैंकिंग सेक्टर, ये है इसका करेक्ट आंसर, एंड वीक रूरल इनकम ग्रोथ, यानी कि आप इसको ए और बी मार्क कर सकते हैं। और ये अगर आपने ये रिपोर्ट पढ़ा होगा तो उसमें से क्लियरली लिखा था, द IMF trimmed its India growth forecast estimate to just 4.8% for FY20 from 6.1 projected in October 2019, citing मतलब उन्होंने ये रीजंस बताए, स्ट्रेस इन द कंट्रीज शेडो बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज वीक रूरल इनकम ग्रोथ, ठीक है। ये 2 रीज़न उन्होंने वहाँ पर दिए थे। तो ये आपका ये जो देखेंगे तो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है, ऐसे अगर ऑप्शन होते हैं तो ये इंडिविजुअल आंसर ना होके ऐसा या ऐसा, कभी कभी ऑल ऑफ दीज इस टाइप के ऑप्शन भी
बराबर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। द एज एलिजिबिलिटी फॉर पीएम किसान मन धन योजना, ठीक है, पीएम किसान मन धन योजना, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे जब जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो ऐसे जितनी सारी स्कीमें जहाँ पर एक एज बैंड दिया जाता है, वो सारे के सारे आपको एक के नीचे एक एक पेज पे लिखना है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे 18 से 40 है, 20 से 40 है, 18 से 50 है, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर ये 18 से 40 हो सकता है, ठीक है। तो ये बराबर है, ये क्या है, इट इज़ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर फार्मर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years and a monthly pension of 3000 will be provided to them on attaining एज ऑफ 60 years, ठीक है। तो 18 से 40 तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है एंड 60 ईयर्स होने के बाद आपको पेंशन चालू हो जाएगा 3000 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन है द एम ऑफ DAYNRLM। तो अभी ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो अगर आप ये देखेंगे ना, अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि जो सोसाइटी में सबसे मतलब सोशल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे है इकोनॉमिक लेवल पे, तो उनको यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम है ये, ठीक है। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए हम कुछ करने का है। तो कभी कभी क्या वो जो वर्ड है उसका मीनिंग भी अगर आपको याद आया तो आप उससे गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसका नाम आजीविका भी है, बाद में इसका नाम शॉर्ट में कर दिया है आजीविका स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च पीएम गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। यह है पीएम गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। तो ये विद द हेल्प ऑफ आरबीआई है, तो उसका आंसर ऑब्वियस है कि उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये देखिए पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। तो ये आरबीआई की वेबसाइट से है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। The agriculture export policy was introduced in December 2018, which aims at doubling the agriculture export from 30 billion USD to 60 billion USD by। अभी कभी कभी क्या है ना, ये जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने स्टार्टिंग का ईयर दिया था, ठीक है। तो वो 5 साल हमने वो कैलकुलेट किया है। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, अगर आप आपका 5 ईयर प्लान वाला अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वो 2012 से 17, 17 से 22, तो ऐसे 5-5 साल का आगे जाता है। तो ये जनरली क्या है 2022 इसका आंसर होने के चांसेस मुझे लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूज़ आया था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एम्स टू डबल द फार्म एक्सपोर्ट्स बाय 2022, ठीक है। तो काफ़ी सारी अगर आप देखेंगे ना जो टारगेट्स है गवर्नमेंट के, वो 2022 या 2017 या उसके पहले 2012, तो ऐसे 5-5 साल के गैप में हैं। तो अभी आपको वो उस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपने अगर पढ़ा नहीं है, अगर आपको गेस करना है, तो आप इस तरीके ये लॉजिक से जा सकते हैं, या फिर मैंने आपको पहला वाला जो लॉजिक बताया कि उन्होंने स्टार्टिंग ईयर दिया था 18-19, उसमें हमने 5 ऐड कर दिया तो वो 24-25 हो गया। तो दोनों में से कोई एक लॉजिक, ये मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूँ कि जिन्होंने मान लो एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है, अगर आपको कुछ उसमें लॉजिक ढूंढना है तो इस टाइप का लॉजिक वहाँ पर वर्कआउट हो सकता है। नॉट 100% टाइम, बट मोर देन 70 to 80% टाइम पे वो डेफिनेटली होगा। अब ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से हम एवरी जो लेक्चर होगा मेरा, उसको पार्ट A B C D ऐसा नाम देंगे और उसमें 10-10 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि जब तक एग्ज़ाम आ जाएगी हम एक साइजेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी माइट हैव कवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज़ नॉट अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आप नाबार्ड के हैं तो आपने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो 4 मेजर प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो रेनफेड एरिया है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग मॉडलिंग
एंड नेटवर्किंग। तो ये जो चार जो है एरिया वो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी है, ये है, ये है, तो इसमें थोड़ा सा तुक्का लगाना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, तो ये आंसर इसका, ये इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने नियर अबाउट 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा कि जो अगली एग्ज़ाम आने वाली है उसमें इसी लाइन पे क्वेश्चन रहेंगे। तो जो नाबार्ड रिलेटेड है इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पर एग्रीकल्चर का फोकस होगा। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अलग सेक्शन है, लेकिन ईएसआई के सेक्शन में भी थोड़ा सा जो फोकस होता है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होता है। तो जो आरबीआई का ईएसआई है एंड नाबार्ड का ईएसआई में ये बेसिक फ़र्क है, ठीक है। तो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज स्टडीज़। थैंक यू very much.